हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है इन्होंने हरीश की। हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में जाता है। दिवाली के दिन चल रहे हैं, तो उसने देखा जब वो मार्केट में जाता है तो अपने लिए कुछ शूज लेता है, क्लॉथ्स लेता है। उसकी मदर घर के लिए कुछ बर्तन लेती है, शुगर, टी वगैरह और दियाज वगैरह लेती है घर के लिए। दियाज जो अर्थन बॉट होते हैं, अर्थन लैंप्स होते हैं, हम दिवाली के टाइम पे जलाते हैं दिए, तो वो वाले दियाज लेते हैं। तो हरीश देखता है कि मार्केट खचाखच सामान से भरी हुई है, बहुत सारा सामान वहां पे पड़ा है, बहुत सारी क्वांटिटी में पड़ा है। तो फिर वो अपने पापा से पूछता है कि ये सारी चीजें जो है, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, शुगर हमने ली है, तो ये सारी चीजें कैसे बनती है, कहाँ से आई है, इतनी क्वांटिटी में कैसे एकदम से इन्होंने बना दी। तो फिर उसके पापा बताते हैं कि ये जो चीजें आती है ना, जैसे शूज है, क्लॉथ्स है, शुगर है, तो ये मशीनों से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। इवन के जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन होते हैं, वो कुछ तो बड़ी इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं और कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में भी तैयार किए जाते हैं। और जो दियाज होते हैं, दियाज कुछ तो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, कुछ दियाज जो होते हैं वो इंडिविजुअल आर्टिसंस बनाते हैं, घरों में अपने हाथ से ही दियाज तैयार किए जाते हैं। तो मतलब कि कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गया कि जो हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं, जिससे वो वैल्यूएबल हो जाती है, उस चीज को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? हमने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल को हमने आगे प्रोसेसिंग करी, उसकी इंडस्ट्री में लेकर गए, प्रोसेसिंग के बाद उसकी जो फाइनल गुड्स बनके तैयार हुई है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग करके हमने फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनके तैयार होते हैं, ये मोर वैल्यूएबल होते हैं देन रॉ मटेरियल। जैसे कि वुड से पेपर बनता है, शुगर केन से शुगर बनती है, शुगर केन रॉ मटेरियल है, इसको यूज करके हम शुगर बनाते हैं। आयरन एंड स्टील, आयरन ओर से बनती है, बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। तो अलग अलग रॉ मटेरियल यूज करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जैसे कपड़ा है, कपड़ा कैसे बनता है? कपड़ा यान से बनता है, और यान खुद एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसको भी इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है और फिर आगे इंडस्ट्री में इससे कपड़ा बनाया जाता है। तो लोग जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें काम करते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें प्राइमरी मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार की जाती है। जैसे लोग है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। कोई स्टील फैक्ट्री में काम करता है, कोई कार्स बनाने वाली फैक्ट्री में, कोई ब्रूअरीज में, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कोई बेकरी में काम कर रहा है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है, ये किस में आती है? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंडर आती है। इसके अलावा कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं बैठी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो लेकिन अब बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करनी है, सर्विस सेक्टर की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, राइट। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट का काम करती है। हमारी इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट होती है, वो क्यों होती है? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से ही होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में एक बैकबोन का रोल प्ले करता है। जैसे बैकबोन होती है ना, उसके बिना पूरी बॉडी काम कर ही नहीं सकती, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग है। अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो डेवलपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एक बैकबोन है। मैन्युफैक्चरिंग के बिना डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होती ही होती है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, ये एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करती है। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर अगेन हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। अपने अगर मेरी पिछली की वीडियोस देखी है, तो उसमें हमने कई बार पढ़ा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो इंडिया के 50% से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। मतलब कि इंडिया की 50% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम क्या है? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना। इसके अलावा
इंडस्ट्रीज डेवलप होएगी, उससे क्या होगा, जो लोग हैं, लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने लगेंगे। सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होएगा तो लोग सेकेंडरी सेक्टर में अपनी जॉब्स ढूंढने लगेंगे, वहां पे काम करने लगेंगे, टर्शरी सेक्टर में काम करने लगेंगे। इससे ओवरऑल क्या होगा, जो एग्रीकल्चर पे हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लोगों की जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंस है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि अभी के लिए जो एग्रीकल्चर का अगर हम जीडीपी में शेयर देखें तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर बहुत कम है, लेकिन लोगों की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो लोग जो है वो कुछ लोग अपनी जॉब्स, जो अपना एम्प्लॉयमेंट है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आकर करने लगेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में जॉब्स करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, लोगों का जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है वो कम होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगा, पॉवर्टी कम होएगी। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी है ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के आने से कम होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडस्ट्रीज सेटअप होएगी, इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो वहाँ पे हमें काम करने के लिए बंदे चाहिए होंगे, स्किल्ड लेबर भी चाहिए और अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगा ही होगा, साथ में पॉवर्टी भी कम होगी। इसके अलावा कुछ जब इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होएगी तो उसके साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटीज भी कम होएगी। जो ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे जो रीजनल डिस्पैरिटीज होती है वो भी कम होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ना, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो सरकारें थी, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस करा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज पे, ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स पे, सो दैट कि अगर हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज आएगी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आएगी, ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स आएंगे, उससे क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी इरेडिकेशन होएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और साथ ही साथ रीजनल डिस्पैरिटीज भी कम होएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, रीजनल डिस्पैरिटीज अभी भी चल रही है ट्राइबल बैकवर्ड एरियाज में, लेकिन उस टाइम पे जो हमने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी ना, तो उनका मेन मोटिव ये भी था कहीं ना कहीं कि रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को तो खत्म करना था ही था, इसके साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करना भी उनका एक मोटिव था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। रीजनल डिस्पैरिटीज अभी भी बहुत सारे एरियाज में चलती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे उससे हमारा ट्रेड एंड कमर्स बढ़ेगा और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जितना किसी कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होता है उतना ही उस कंट्री का के लिए अच्छा होता है, कंट्री की डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा जो फिनिश्ड गुड्स होती है, जो रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल। इससे क्या होगा, अब रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे तो उससे क्या है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो फिनिश्ड गुड्स होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीट की एग्जांपल लें तो वीट क्या है, वीट एक रॉ मटेरियल है। नो डाउट हम वीट को एज इट इज भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वीट का हम आटा बनाते हैं और उसकी रोटी बना के खाते हैं। इसके अलावा वीट से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बनता है, बिस्किट्स वगैरह बनते हैं वीट से, और बहुत सारी चीजें वीट से बनती है। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो वीट की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू इस ब्रेड की हो जाती है, इस बिस्किट की हो जाती है जब ये मार्केट में पहुंचते हैं। बनते किस चीज से है, उसी वीट से ही तो बन रहे हैं ना, ब्रेड बिस्किट और बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन जो इनकी वैल्यू है ना वो रॉ मटेरियल से कहीं ज्यादा होती है। तो इसीलिए जो फिनिश्ड गुड्स है उनकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो है ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे। कैसे? अब जब देखो जो एग्रो इंडस्ट्रीज है इंडिया में, एग्रो इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलता है। कैसे बूस्ट मिलता है? ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज है ना, यहाँ पे बहुत सारे इरिगेशन पंप्स तैयार किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स और बहुत सारे टूल्स तैयार किए जाते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और वही जो एग्रीकल्चर
की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, जो एग्रीकल्चर से चीज़ें बनती है, उनको एज ए रॉ मटेरियल बाकी की इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है, दोनों साथ साथ चलेंगी। तो क्यों वो साथ साथ जा रही है? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट। अब हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है एग्रीकल्चर में, सो दैट कि जो हमारा एग्रीकल्चर, हमारे प्रोडक्ट्स है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो सके, मोर एफिशिएंट हो सके। क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे अभी हमें ज़रूरत है अपनी इंडस्ट्री को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की, कॉम्पिटिटिव बनाने की, सो दैट कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी compete कर सके। पहले क्या होता था हमारा, अगर हम ग्लोबलाइजेशन से पहले की बात करें, तो पहले हमारा मकसद होता था सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, कि हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स आ जाएं जितने हमने अपने कंट्री के लोगों को खिलाने हैं। लेकिन आज की डेट में हमें सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी ही नहीं चाहिए, हमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है ना हमारी, उनको हमने इंटरनेशनल मार्केट में जाकर बेचना है, एक्सपोर्ट करना है। तभी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे ना। अपने प्रोडक्ट्स को हमें और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना है, सो दैट कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर कम्पीट कर सके, बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सके, उनके बराबर की सेल ला सके, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। पिछले 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें, पिछले 20 साल की, तो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है ना हमारी जीडीपी में, वो है 17%। अगर हम टोटल सर्विस सेक्टर का शेयर देखें तो वो है 27% टोटल सर्विस सेक्टर। क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर सॉरी सर्विस सेक्टर नहीं, सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है ना उसी में आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर ही हमारी जीडीपी में 17% है, राइट। इसके अलावा जो बाकी का 10% है, 10% शेयर आ जाता है माइनिंग का, क्वेरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का। क्योंकि देखो अगर हम कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी माइनिंग साइट्स तो बनानी ही पड़ेगी ना, ऐसे तो है नहीं कि सीधा ही जाकर माइनिंग शुरू कर लेंगे। अब कोयला है, कोयला एज इट इज़ भी घरों में यूज़ हो जाता है, लेकिन स्टिल अगर हमने कोयले से बिजली बनानी है तो उस कोयले को जला के उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद ही उस कोयले से बिजली बनाएंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि सीधा हमने माइनिंग करी और कोयले से बिजली तैयार हो गई, तो उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनकी भी बाद में प्रोसेसिंग होती है, फिर जाके आगे हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका 17% शेयर है, और जो बाकी का 10% शेयर है वो आ जाता है माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का। लेकिन यहीं अगर हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करें ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ, तो उसके कंपैरेटिवली हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है ना जीडीपी में, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। ईस्ट एशियन इकोनॉमीज लाइक सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, अब ये वाली जो कंट्रीज है ना, इनका शेयर है जीडीपी में सर्विस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का 25 to 35%। इनका सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर ही 25 to 35% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। और हमारा कितना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? 17%, सेकेंडरी सेक्टर 27, इसमें से 10% आ जाता है माइनिंग, क्वायरिंग का, राइट। लेकिन हमारे भी अभी थोड़ी बहुत ग्रोथ रेट हो रही है। अगर हम पिछले कुछ डिकेड्स की बात करें तो हर साल हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है जीडीपी में वो 7% पर एनम बढ़ रहा है, हर साल 7% वो बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हमें डिजायर्ड है कि आने वाले डिकेड में हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है वो बढ़ के 12% तक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2003 से अगर हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी काफी ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्टर था, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना वो ग्रो हो रहा है एट द रेट ऑफ 9 to 10%, ठीक है, 2003 से, राइट। तो अगर हम पिछले डिकेड की बात करें तो 7% भी ग्रो हुआ है, इसके अलावा 9 से 10% तक भी ग्रो हुआ है। अनुमान क्या है कि 12% तक भी ग्रो हो जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन हुआ गया, बीच में आ गया कोरोना का पैंडेमिक। अब ये जो 8-10% ग्रोथ हो रही थी ना, अब हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो भी अब कम हो गई है। क्यों? क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक आ गया, एकदम से सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे कम हो गए, तो जिसके चलते हुए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है ना जीडीपी में, वो भी कम हो गया एक बार के लिए, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट के आने वाले डिकेड्स में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है जीडीपी में वो बढ़ सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल सेटअप करी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में उसको इंक्रीज करना, राइट। तो इसके साथ ही आज की वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन से। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।